गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के पहले दो भेद कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण के विषय में पढ़ा था। हमने संख्यावाचक विशेषण के दो भेद भी पढ़े थे। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। आइए उदाहरण देखते हैं। 4 मीटर कपड़ा दो, 1 किलो आलू देना। ऊपर के दोनों वाक्यों में 4 मीटर और 1 किलो शब्द क्रमशः कपड़ा तथा बैंग आलू संज्ञा शब्दों को बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, 1 किलो आलू देना, है ना। तो यहाँ नीचे आपको दे दिया गया है कपड़ा तथा बैगन संज्ञा शब्दों का परिमाण बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसको आलू कर लेना। तो ये आलू शब्दों का परिमाण बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आप इसे सुधार लीजिएगा, बुक में मिस्टेक है। यहाँ 1 किलो आलू देना और यहाँ नीचे इसको समझा दिया गया है कि 1 किलो शब्द क्रमशः कपड़ा तथा बैगन संज्ञा शब्दों का परिणाम बता रहे हैं। यहाँ पे आलू का परिमाण बता रहा है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का पता चले उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, बाजार से 10 किलो आटा ले आओ, 4 लीटर दूध देना। यहाँ पर कपड़े का नाप है 2 मीटर, जो कि हमें पता है। उसी प्रकार से आटा की नाप तौल यानी कि 10 किलो हमें पता है। दूध कितना है? 4 लीटर। तो ये सब हमें एकदम निश्चित रूप से पता है। अतः यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण शब्दों में वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान न हो, नहीं पता चलता है, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, मेरे पास काफ़ी फल है, कुछ कपड़ा मुझे भी दे दो। इन वाक्यों में थोड़ा सा, काफ़ी और कुछ शब्द जो हैं दूध, फल और कपड़ा संज्ञा शब्दों की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा पा रहे हैं। अतः यहाँ पर कौन सा हो गया विशेषण? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, इसका अगला भेद यानी कि विशेषण का अगला भेद है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। आइए इसे समझ लेते हैं। बच्चों, इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह लड़का पढ़ रहा है, वे लड़के खेल रहे हैं। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में यह तथा वे शब्द क्रमशः लड़का और हिरण संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये संकेतवाचक विशेषण हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। बच्चों, ध्यान दें, यहाँ फिर से गलती है, आप इसे सुधार लेंगे। यह लड़का पढ़ रहा है और वे लड़के खेल रहे हैं। तो ऊपर के दोनों वाक्यों में यह तथा वे शब्द क्रमशः लड़का और लड़के शब्द संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ पे हिरण दे दिया गया है, आप इसे सुधार लेंगे। अतः ये संकेतवाचक विशेषण। आइए और इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यह बालक सुंदर है, वह लड़की गाना गाएगी, उस जंगल में कस्तूरी मृग है। ऊपर के वाक्यों में रंगीन पद जो हैं वो सार्वनामिक विशेषण हैं। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर होता है? जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वह सर्वनाम होता है, परंतु जब शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए। वह पढ़ रहा है, यहाँ पर वह जो है वो सर्वनाम है, जबकि वह लड़का पढ़ रहा है, जब ये संज्ञा के साथ इस्तेमाल हो गया तो ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए। वे कल यहाँ आए थे, ये वे यहाँ पर सर्वनाम है,
जबकि वे लड़के कल यहाँ आए थे, जब वो संज्ञा शब्द के साथ आ गया तो वो क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। आइए अब देखते हैं परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। तो जिन वस्तुओं की नाप तौल की जा सके उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब उनकी गिनती की जाती है तो वहाँ पर वे संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ दूध मुझे भी दे दो, 5 किलो चावल चाहिए। यहाँ पर ये जो है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जबकि कुछ रुपए मुझे भी दे दो, क्योंकि इसे गिना जा सकता है। 5 लड़के आज नहीं आए, 5 लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं बच्चों, इसे समझना आपके लिए आवश्यक है। नीचे दिए गए वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। मृदुला अच्छी लड़की है, स्नेहा मृदुला से अच्छी लड़की है, गौरी सबसे अच्छी लड़की है। जब हमने इन तीनों वाक्यों को पढ़ा तो इसमें 3 लड़कियों के गुणों की आपस में तुलना की गई, उन्हें कंपेयर किया गया है। मृदुला अच्छी लड़की है, परंतु मृदुला से भी ज़्यादा अच्छाई किस में है? स्नेहा में है। और गौरी जो है वो इन दोनों से अच्छी है। तो गुण या दोष की तुलना करने वाले को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आइए बच्चों देखते हैं मूलावस्था क्या है। मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी की तुलना नहीं की जाती। जैसे कमला परिश्रमी है, सुरेंद्र मोटा है। यहाँ पे सिर्फ कमला और सुरेंद्र की बात की गई, इनकी तुलना किसी से नहीं की गई। अतः यहाँ पे कौन सा अवस्था हो गया? मूलावस्था। आगे देखते हैं उत्तरावस्था। जब किसी विशेषण द्वारा 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाए, की तुलना करें और हम एक को न्यूनता मतलब कम और दूसरे को अधिक अच्छा बताएं, तो उस विशेषण को उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे विशेषण की अवस्था को उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे मोहन महेंद्र की अपेक्षा मोटा है। यहाँ किसकी तुलना की गई? मोहन की और महेंद्र की। और मोहन को महेंद्र से ज़्यादा मोटा बताया गया। दूसरे उदाहरण में यह छड़ी उस डंडे से बड़ी है। यहाँ पे छड़ी और डंडे की तुलना की गई और बताया गया कि छड़ी जो है वो डंडे से ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर 2 वस्तुओं में तुलना की गई है, व्यक्तियों में तुलना की गई। तो यहाँ पे कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें से एक को सबसे अधिक न्यून या अधिकता बताई जाती है। मतलब किसी एक को सबसे ज़्यादा अच्छा और एक को सबसे कम अच्छा बताया जाता है। तो जैसे कविता सबसे सुंदर लड़की है, जगत सिंह सबसे अधिक बलवान है। तो यहाँ पर कविता को सबसे ज़्यादा अधिक सुंदर लड़की बताया गया, मतलब सबसे तुलना करके उसे अधिक अच्छा बताया। और उसी प्रकार जगत सिंह को सबसे तुलना करके उसे सबसे अधिक बलवान बताया गया। तो यहाँ कौन सी अवस्था हो गई? उत्तमावस्था हो गई। उत्तमावस्था हो गई। संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए नीचे, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। उसी प्रकार से मूलावस्था में अधिक, अधिकतर, अधिकतम। बच्चों इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं आप उसे याद कर लेंगे। विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है: संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा और अव्यय द्वारा। विशेषणों की रचना करते समय प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा से विशेषणों की रचना कैसे की जाती है? कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे रोग से रोगी, विदेश से विदेशी, दो से दूसरा। बच्चों आप इन उदाहरणों को याद करेंगे। सर्वनाम से विशेषणों की रचना: मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, वह से वैसा, जो से जैसा। क्रिया द्वारा विशेषणों की रचना: भागना, भागना शब्द से भगोड़ा शब्द हो गया। पढ़ना शब्द से पढ़ाकू, बेचना से बिकाऊ। उसी प्रकार से अव्यय से विशेषणों की जैसे भीतर से भीतरी, आगे से अगला, नीचे से निचला। तो बच्चों आपको इन
चारों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय से विशेषणों की रचना करना सीखना होगा और इसे याद भी करना होगा। ये था आपका पाठ विशेषण। इसे अच्छे से पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।